नमस्कार दोस्तों, आइए एक बार फिर से डिस्कस करते हैं बायोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पीछे किसी न किसी एग्जाम में तो पूछे ही गए हैं, लेकिन आने वाले हिमाचल प्रदेश के टीजीटी मेडिकल कमीशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप में से कोई तैयारी कर रहा है नेट की, नीट की, जीआरएफ की, केवीएस और एनवीएस जैसे टीचिंग एग्ज़ाम्स की, तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हेल्प आपकी करने वाले हैं, क्योंकि हम बहुत डिटेल से इन क्वेश्चन को डिस्कस यहाँ पर करते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज की जो क्वेश्चन है ये कुछ बॉटनी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और चलिए बिना किसी देरी के फिर से इनको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है? देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं, लेट अस डिस्कस दिस ऑप्शंस फर्स्ट। लेमार्क और ट्रैविनस दो साइंटिस्ट हुए जिन्होंने बायोलॉजी की टर्म को जो है कॉइन किया था। बायोलॉजी की टर्म अगर किसी ने कॉइन की है तो वो लेमार्क एंड ट्रैविनस ने की थी। एरिस्टोटल इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी। एरिस्टोटल को जो है फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। जो थियोफ्रेस्टिस है इनको फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। और जो हमारे को ओल्डेस्ट लिटरेचर मिलता है बॉटनी के या बायोलॉजी के, उसमें वो है हिस्टोरिया प्लेंटेरम और ये जो है थियोफ्रेस्टिस ने ही लिखा है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है कि हिस्टोरिया प्लेंटेरम किसने लिखा है। ये भी आ जाता है कि विच इज़ द ओल्डेस्ट लिटरेचर इन बायोलॉजी, ऐसे करके भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये हमें कुछ एक चीज़ें जो है वो पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो ओसवाल्ड टिपो है, जो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है, इनको हम क्लासिफिकेशन के लिए जानते हैं, प्लांट्स की क्लासिफिकेशन के लिए, एंड द क्लासिफिकेशन इज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, ओसवाल्ड टिपो की क्लासिफिकेशन। एक और क्वेश्चन अगर यहाँ से कुछ एक बन जाए तो वो क्वेश्चन बनेगा कि फादर ऑफ इंडियन बॉटनी किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ इंडियन बॉटनी जो है वो कहा जाता है विलियम रॉक्सबर्ग को। इन्हें फादर ऑफ इंडियन बॉटनी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज न्यूक्लियस, द सेल, फूड या प्रोटोप्लाज्म। तो लाइफ का मतलब क्या होता है? लाइफ का मतलब होता है फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ का क्या मतलब है? कोई ऐसी चीज़ जिसके बिना या जो अगर अधूरा है तो हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि उसमें लाइफ होगी। जैसे सिर्फ न्यूक्लियस ही हो, ठीक है, सिर्फ न्यूक्लियस ही हो, उसके बाहर जो साइटोप्लाज्म है या जो भी मटेरियल न्यूक्लियस के बाहर हमें देखने को मिल रहा है अलॉन्ग विद द साइटोप्लाज्म एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो नहीं हो, सेल वॉल नहीं हो, ठीक है, तो क्या होगा? ये न्यूक्लियस अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता। बहुत सारे लाइफ के जो फंक्शंस हैं वो न्यूक्लियस के बाहर भी होते हैं। द सेल, अब हम अगर सेल की बात करें तो सेल तो दो टाइप के होते हैं। जैसे एनिमल जो सेल होता है उसमें सेल वॉल नहीं होती है, और जो प्लांट का जो सेल होता है उसमें तो सेल वॉल होती है, ठीक है। तो एनिमल के सेल को हम अगर कंसीडर करें विदाउट जो सेल वॉल है तो वो तो क्या है, एक प्रोटोप्लास्ट है, ठीक है, तो सेल से भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, ये जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म विच कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म प्लस ऑल सेल ऑर्गेनेलीज इंक्लूडिंग न्यूक्लियस, इंक्लूडिंग न्यूक्लियस। फूड तो ऑब्वियस है, इसमें नहीं होगा, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ नहीं है। तो प्रोटोप्लाज्म विच कॉन्स्टिट्यूट ऑफ साइटोप्लाज्म, और जितनी भी सेल्यूलर ऑर्गेनेलीज उस साइटोप्लाज्म में सिचुएटेड हैं वो क्या बनाती हैं? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बनाती हैं। तो यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमें यहाँ पर समझने का वो ये है कि सेल जो होता है वो हम किसे कहते हैं? सेल इज सेल वॉल प्लस प्रोटोप्लास्ट। और प्रोटोप्लास्ट में क्या क्या आता है? प्रोटोप्लास्ट में आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस जो प्रोटोप्लाज्म होती है उसको हम
किस में कंसीडर करते हैं, प्रोटोप्लास्ट में कंसीडर करते हैं। अब यहाँ से इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट, इट इज सेल माइनस सेल वॉल, दैट इज प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, और ये भी पूछा जा सकता है कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, तो प्रोटोप्लाज्म क्या है, सेल माइनस सेल वॉल माइनस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो भी बच गया वो क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। ठीक है, और ये जो प्रोटोप्लाज्म है ये अगेन किस चीज़ का बना होता है, साइटोप्लाज्म और जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं, सेल ऑर्गेनेलीज में न्यूक्लियस भी आता है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्लांट्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम एनिमल्स इन हैविंग, क्या चीज़ जो है वो प्लांट्स और एनिमल में डिफर करती है। पहला है लोकोमोशन, दूसरा है सेंट्रोमियर, तीसरा है लोकलाइज्ड ग्रोथ और चौथा है मेटाबॉलिज्म। तो लोकोमोशन देखो वो प्लांट्स में भी होती है और एनिमल्स में भी होती है। मूवमेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो प्लांट्स जो है वो बहुत सारे प्लांट्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह को मूव करते हैं और जो हायर प्लांट्स हैं वहाँ पे हमें मूवमेंट ऑफ कर्वेचर जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम सेंट्रोमियर की बात करें तो सेंट्रोमियर भी दोनों ही इसमें होता है, प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है। हाँ, अगर इधर सेंट्रोजोम होता तो वो प्लांट्स में एब्सेंट होते हैं। लोकलाइज्ड ग्रोथ, लोकलाइज्ड ग्रोथ जो है ये प्लांट को डिस्टिंग्विश करती है एनिमल्स से। ठीक है, प्लांट्स में क्या होता है, लोकलाइज्ड ग्रोथ होती है और एनिमल जब ग्रो करते हैं तो वो लगभग पूरे के पूरे ही ग्रो करते हैं। मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें तो मेटाबॉलिज्म भी प्लांट्स और एनिमल दोनों में ही हमें देखने को मिलता है। तो और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं, इसका सही आंसर जो है वो है लोकलाइज्ड ग्रोथ, ये प्लांट्स में होती है, एनिमल्स में नहीं होती है। सबसे पहले तो देखो जो प्लांट का सेल होता है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल्स में नहीं होती है। ठीक है, क्लोरोफिल जो है वो प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, एनिमल में प्रेजेंट नहीं होता है। फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होती है, एनिमल्स के केस में हमने कहीं नहीं सुनी है। और इसी तरह से प्लांट्स में जो है वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो जाएगा, देयर आर सम एक्सेप्शंस हाउएवर। ठीक है, और एनिमल्स जो हैं वहाँ पे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होती है। इसके अलावा अगर हम देखें सेल की ही अगर हम बात करें तो जो वैक्यूल्स होते हैं वो प्लांट्स में सिंगल होते हैं, लार्ज साइज्ड होते हैं, और एनिमल्स में अगर वैक्यूल प्रेजेंट हैं भी तो वो बहुत ज़्यादा छोटे होंगे और न्यूमरस नंबर्स जो हैं वो उसमें प्रेजेंट होंगे। लाइसोसोम्स प्लांट्स में अगर अवेलेबल हैं तो वो बहुत कम अमाउंट में होते हैं, जबकि एनिमल्स में अबंडेंट लाइसोसोम्स दे आर प्रेजेंट। साइटोकाइनेसिस की अगर हम बात करें जिसमें सेल जो डिवीजन है वो किस तरह से होता है, तो प्लांट्स में जो है वो सेल प्लेट की फॉर्मेशन होती है और एनिमल्स में जो है वो किस तरह से, कुछ इस तरह से सेल फरो के रूप में जो सेल का डिवीजन है वो होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो लोकलाइज्ड ग्रोथ जो है वो प्लांट्स को डिस्टिंग्विश करती है एनिमल्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, तो एक्सोबायोलॉजी जो होती है वो होती है स्टडी ऑफ लाइफ ऑन अनदर प्लैनेट्स, प्लांट्स नहीं ये प्लैनेट होना था, प्लैनेट्स। ठीक है, लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स, एक्सोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स, दूसरे प्लैनेट्स में जब हम बात करते हैं। तो ऐसी टर्म्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बार पूछ ली जाती हैं, जैसे अभी पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था तो वहाँ पर सिल्वीकल्चर को पूछ लिया गया था, है ना, और उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है वो पूछ लिया गया था। तो वैसे ही कुछ एक डेफिनेशंस जो देखने में हमें एक जैसी लगती हैं लेकिन उनमें थोड़ा सा फ़र्क होता है, तो उसको देख लेते हैं। जैसे एक टर्म आती है एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी क्या है, इट इज़ द स्टडी ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ फार्म्स, जो हमारी क्रॉप प्रोडक्शन है वो कैसे प्रोड्यूस होगी और फार्म्स को कैसे मैनेज किया जाना है, वो एग्रोनॉमी है। एक टर्म इसी में आती है एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब क्या है, लैंड को इस तरह से यूज़ करना जिसमें हर्बेशियस क्रॉप्स और ट्री क्रॉप्स को कल्टीवेट किया जाता है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ क्या होगा, वो फॉरेस्ट की फॉर्म में ही आएगा क्योंकि उसमें ट्री क्रॉप्स भी आ रहे हैं और हर्बेशियस क्रॉप्स भी आ रहे हैं, तो वो एग्रो फॉरेस्ट्री है। मतलब जो फॉरेस्ट हम बना रहे हैं वो एक कल्टीवेटेड फॉरेस्ट जो है वो है।
थर्ड एक आता है फॉरेस्ट्री और सिल्वीकल्चर, ठीक है, ये अलग चीज़ है, फॉरेस्ट्री और सिल्वीकल्चर। अब फॉरेस्ट्री और सिल्वीकल्चर में क्या फ़र्क है, सॉरी, फॉरेस्ट्री और सिल्वीकल्चर इन दोनों से कैसे अलग है। फॉरेस्ट्री और सिल्वीकल्चर में हम फॉरेस्ट के डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं और जो फॉरेस्ट की यूटिलाइजेशन है, उस फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, दैट इज़ फॉरेस्ट्री एंड सिल्वीकल्चर, ठीक है। सिल्वीकल्चर में तो पेड़ों को कल्टीवेट करना है, वही आ जाता है, ठीक है। तो ये 2-3 टर्म्स जो हैं वो इस तरह से हैं। एक और टर्म इसमें आ जाती है जिसको बोलते हैं एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी जो है वो ग्रासेस की कल्टीवेशन को बोलते हैं, ठीक है, स्टडी ऑफ ग्रासेस। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर जो है ये क्या होता है, हॉर्टिकल्चर होता है जो प्लांट्स को गार्डन और ऑर्किड्स में हम लगा सकते हैं, उनको किस तरह से कल्टीवेट किया जाना है उसके बारे में जो भी पढ़ाई की जाती है, ठीक है, या जो भी कल्टीवेशन उसमें की जाती है उसको क्या कहेंगे, हॉर्टिकल्चर कहेंगे। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर में क्या होता है, फ्लावर यील्डिंग जो प्लांट्स हैं, ठीक है, उनको किस तरह से कल्टीवेट करना है, फ्लावर यील्डिंग प्लांट्स, वो किस में आएंगे, फ्लोरिकल्चर में आएंगे। एक होती है फ्लावर की स्टडी जिसको बोलते हैं हम एंथोलॉजी। एंथोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ फ्लावर है, और फ्लोरिकल्चर क्या है, इट इज़ द साइंस जिसमें हम क्या करते हैं, कल्टीवेट करते हैं फ्लावर यील्डिंग प्लांट्स को और उसके जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनको स्टडी करते हैं। एक और चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर का मतलब क्या है, वेजिटेबल्स की कल्टीवेशन करना, उनकी केयर करना, वो किस में आएगा, ओलेरीकल्चर में आएगा। तो आई होप ये कुछ एक टर्म्स जिसमें एग्रो फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री, सिल्वीकल्चर, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ओलेरीकल्चर, ये कुछ एक चीज़ें जो हैं आप समझे हुए होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी इज़ एट। तो बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट जो पेलियोबॉटनी का है वो हमें देखने को मिलता है लखनऊ में। बी इज़ द करेक्ट आंसर हियर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन से मिलते जुलते कुछ और जो क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसे पूछ लिया जाएगा कि लार्जेस्ट वर्ल्ड का हर्बेरियम कौन सा है या बोटैनिकल गार्डन कौन सा है, तो वो हमें पता होना चाहिए, इट इज़ रॉयल बोटैनिकल गार्डन, क्यू, इंग्लैंड, ठीक है। और अगर यही इंडिया में पूछ लिया जाए तो इंडिया में है इंडियन बोटैनिकल गार्डन, और ये कहाँ है, कोलकाता में है, ठीक है, ये कोलकाता में है। उसके अलावा जैसे NBRI कहाँ है, नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, ये भी लखनऊ में है। या फिर CIMAP, ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, ये कहाँ पर है, CIMAP, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, ये भी लखनऊ में ही है। CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ में है। IISR, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर शुगर केन रिसर्च, ये भी लखनऊ में ही है। तो ये बहुत सारे जो सेंटर्स हैं ये लखनऊ में प्रेजेंट हैं। इसके अलावा क्या क्या आएगा, जैसे पोटैटो का रिसर्च सेंटर पूछ लेते कि इंडिया में जो पोटैटो का सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ है, तो वो शिमला में है, ठीक है, कुफरी शिमला में है। और अगर इंटरनेशनल लेवल का पूछ लिया जाए कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर पोटैटो कहाँ है, तो वो पालमेरा कोलंबिया में है, पालमेरा कोलंबिया में है इंटरनेशनल सेंटर फॉर पोटैटो। अच्छा, ये पूछ लिया जाए कि राइस का इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो वो है मनीला, फिलीपींस में। और अगर यही सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछ लिया जाए यानी CRRI पूछ लिया जाए, तो ये कटक उड़ीसा में प्रेजेंट है, ठीक है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब एरिड जो जगह है वहाँ पर हमने जो प्लांट्स हैं उनको स्टडी अगर करना है तो वो हम कहाँ पे स्टडी करेंगे, वो हम स्टडी करेंगे जोधपुर में, जोधपुर राजस्थान में हम उसको स्टडी करेंगे। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछ लिया जाता है, देहरादून में है। इंडियन एग्रीकल्चरल IARI, ठीक है,
इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, इसको पूसा इंस्टीट्यूट भी कहा जाता है। ये जो प्रेजेंट है ये न्यू दिल्ली में प्रेजेंट है। इसके अलावा न्यू दिल्ली में क्या प्रेजेंट है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ठीक है, और CSIR। ये जो CSIR है विच इज़ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये भी न्यू दिल्ली में ही प्रेजेंट है। तो ये कुछ एक जो मेन इंस्टीट्यूट्स हैं जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कि कहाँ पर वो लोकेटेड हैं, तो ये हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें, एंथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, एंथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, एंथोलॉजी एंथर्स करके नहीं आना है, एंथोलॉजी पहले भी बताया, इट इज़ द स्टडी ऑफ फ्लावर्स। एंथर्स में क्या है, एंथर्स में पोलन होते हैं और पोलन की स्टडी की जाती है डिफरेंट पर्पस से, क्लासिफिकेशन की पर्पस तो मेन रहती ही है, ठीक है, और इसको हम कहते हैं पेलाइनोलॉजी। पोलन की जो स्टडी होती है उसको पेलाइनोलॉजी कहा जाता है। पेलियोबॉटनी से इसको कंफ्यूज नहीं करना है, पेलियोबॉटनी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, ठीक है। फ्रूट्स, अब फ्रूट्स की जो स्टडी होती है उसको क्या क्या कहा जाता है, अब कॉन्टेक्स्ट अलग अलग हो सकता है, ठीक है। जैसे फ्रूट्स में क्या है, फ्रूट्स में अगर हमने उसको कल्टीवेशन के पर्पस से हम उसकी स्टडी कर रहे हैं कि फ्रूट्स की, ठीक है, कि किस तरह से उन फ्रूट्स को कल्टीवेट किया जाता है, उनके जो ट्रीज़ हैं उनको किस तरह से कल्टीवेट किया जाएगा, देन इट इज़ पोमोलॉजी। लेकिन हम स्टडी कर रहे हैं फ्रूट्स, डिफरेंट जो स्पीशीज़ हैं, डिफरेंट जो जीनस हैं, उनके हम फ्रूट्स को स्टडी कर रहे हैं, उनके स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं, उनके डेवलपमेंट को स्टडी कर रहे हैं। तो जो फ्रूट होगा वहाँ पर उसकी स्टडी आ जाएगी कार्पोलॉजी, कार्पोलॉजी। तो पोमोलॉजी इज़ डिफरेंट फ्रॉम कार्पोलॉजी। नाउ बोथ इज़ द स्टडी ऑफ फ्रूट्स, बट पोमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फ्रूट्स in context to cultivation, and carpology is the study of fruits in context to structure and development. इसके अलावा फ्रूट्स के अंदर ही कार्पोलॉजी में तो हम क्या है, सीड्स को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम पूरे के पूरे फ्रूट को डिस्कस करेंगे वहाँ पर, ठीक है। तो सीड्स भी आएंगे और फ्रूट्स भी आएंगे, लेकिन अलग से ही सीड्स की अगर स्टडी करनी हो तो उस ब्रांच को कहेंगे, ऐसी ब्रांच ऑफ बॉटनी जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ सीड्स को स्टडी कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्पर्मोलॉजी, ठीक है, दैट इज स्टडी ऑफ सीड्स। क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। और वेजिटेबल्स का तो आपको बता ही दिया कि इट इज ओलेरीकल्चर। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे और आपको समझ भी आए होंगे। आप नेक्स्ट वीडियो तक बने रहिए हमारे साथ, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक नमस्कार।